welcome to my channel. My name is Vibha and this is part 4 of preposition where we will discuss some important rules of preposition. इस वीडियो में हम preposition से related कुछ important rules सीखेंगे जिन पर based exam में questions आते हैं. तो must watch this session till the end and don't forget to give thumbs up in the end if you liked it. तो चलिए start कर लेते हैं session को. Before that, this is my brief introduction. You can pause and read it if you want to. Also, you can follow me on Instagram or Facebook and can join my Telegram channel. All are with the handle English Made Easy with Vibha. तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप वहां से भी डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो. तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को. रूल्स कराने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बता दूं प्रेपोजिशन का. आप देखोगे जब हम लोग रूल्स करेंगे तो पीछे का कंसेप्ट जो है वो यही है. अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप ये समझ लो कि 99% क्वेश्चंस आपके प्रेपोजिशन के बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो सकते हैं. तो ये जो कंसेप्ट है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर आप देखोगे कि रूल्स में कुछ भी नहीं है. यही कंसेप्ट है जिसी में से ही आप चाहे 100 रूल बना लो, ठीक है. और जितने भी रूल्स आप जब करोगे अभी देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कंसेप्ट तो यही है, ठीक है. तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो देख लेते हैं क्या कंसेप्ट है. देखो, आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आते हैं, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट्स, जिनको हम कहते हैं प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट. ये चीज बस आपको याद रखिए. यही जो है कंसेप्ट है प्रेपोजिशन का कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आते हैं, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट्स. जैसे वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, जैसे एक सेंटेंस में लेती हूँ. यहाँ पर मैंने लिखा ही प्लेज क्रिकेट, राइट. यहाँ पर अगर मैं बात करूं ही की तो ही क्या है, सब्जेक्ट है. प्लेज क्या है, वर्ब है. और ये क्रिकेट क्या है, ये इस प्लेज वर्ब का ऑब्जेक्ट है, राइट. क्रिकेट किसका ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, इस वर्ब का, राइट. अब जैसे वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं ऐसे ही प्रेपोजिशन के भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो प्रेपोजिशन के बाद आते हैं. जैसे इसी सेंटेंस को अगर मैं लिख दूं, ही प्लेज क्रिकेट विद मी, मैंने इस सेंटेंस के आगे क्या लगा दिया, विद मी. यहाँ पर अगर मैं बात करूं ही प्लेज और क्रिकेट की, तो अभी हमने देखा सब्जेक्ट वर्ब, और ये क्रिकेट जो क्या है वर्ब का ऑब्जेक्ट है ना, इस प्लेज वर्ब का ऑब्जेक्ट है. विद की अगर मैं बात करूं तो विद यहाँ पर क्या है, एक प्रेपोजिशन होती है विद, है ना. मी क्या है, अभी देखो प्रेपोजिशन के बाद मैंने आपको क्या बताया, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट्स आते हैं. तो यहाँ पर ये मी क्या है, इस विद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, राइट. तो आपको यही एक बस सिंपल सी चीज है जो ध्यान में रखनी है. प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट्स. और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, हमेशा या तो कोई नाउन या फिर कोई प्रोनाउन. ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, या तो कोई नाउन होगा या फिर कोई प्रोनाउन होगा, राइट. बस यही चीज है, ये दो बातें मेन आपको याद रखनी है. एक तो प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट होता क्या है, नाउन या फिर प्रोनाउन. तो चलिए अब रूल पर आते हैं. फर्स्ट रूल देखो यही है. रूल क्या कहता है, ऑलवेज यूज ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर प्रेपोजिशन. अब देखो मैंने आपको बताया था कि कंसेप्ट वही है, इसमें से चाहे आप लाखों रूल्स निकाल लो, है ना. अब इसमें भी देखो क्या कह रहा है ये रूल, कि प्रेपोजिशन के बाद आप क्या यूज करते हो, ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हो. अब ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ये मैं आपको, अगर आपने मेरी प्रोनाउन की वीडियोस देखी हैं तो मैंने उसमें आपको बताया था कि 3 केसेस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पोजेसिव केस, राइट. यहाँ पर आप देख सकते हो ऑब्जेक्टिव केस होते हैं ये. आई का होता है मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट और दे का देम, राइट. तो अब देखो ये रूल क्या क्यों बना ऐसा कि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस ही क्यों आते हैं. मैंने आपको बताया था कि जो सब्जेक्टिव केस होते हैं ये तो क्या करते हैं, सब्जेक्ट का काम करते हैं, है ना. और ऑब्जेक्टिव केस जो है ये ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं, राइट. तो रीजन वाई प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस जो है सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं, है ना. और अभी मैंने आपको बताया कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आते हैं, राइट, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट्स. इसीलिए ये रूल है
कि preposition के बाद हमेशा objective case ही आता है। एग्जाम्पल देखते हैं। देखो आप कहते हो she sits with me, कभी ऐसे सुना है क्या she sits with I? नो। क्यों होता है ऐसा? अब आपके अगर एग्जाम में आ गए तो आप कहोगे भाई सेंस इसकी ठीक लग रही है ना, she sits with me जो है ना इसकी सेंस बन रही है ना, she sits with I तो गलत सा लग रहा है, तो ये me वाला सही है, I वाला गलत है। सेंस से करते हो बिल्कुल ठीक है, लेकिन लॉजिक पता होना चाहिए क्यों होता है ऐसा। देखो she sits with preposition के बाद क्या आते हैं, preposition के ऑब्जेक्ट्स यानी कि ऑब्जेक्टिव केस, इसलिए आप I का यूज नहीं करोगे, मी का यूज करोगे, क्योंकि मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, राइट। एक और सेंटेंस देखिए, इट इज अ प्रेजेंट फ्रॉम देम, या ऐसे कहोगे कि इट इज अ प्रेजेंट फ्रॉम दे, कहोगे भाई फ्रॉम देम सही लग रहा है ना, फ्रॉम दे क्या बात हुई, फ्रॉम दे तो कुछ होता ही नहीं, फ्रॉम देम होता है, राइट। तो इसके पीछे भी यही रीजन है क्यों फ्रॉम देम सही है, क्योंकि फ्रॉम क्या है, एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद आते हैं प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट्स यानी कि ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि सब्जेक्टिव केस तो सब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है ना। देखो आप सेंटेंस की स्टार्टिंग में लिख सकते हो, लेकिन किसी का आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो, राइट। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रेपोजिशन के बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव केस। कंसेप्ट वही है, रूल बना दिया बस एक अलग से, है ना। तो चलिए नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। रूल नंबर 2 कहता है कि डू नॉट यूज प्रेपोजिशन विद वर्ड्स एक्सप्रेसिंग टाइम और प्लेस। ये रूल आप लोगों ने बहुत जगह पढ़ा होगा कि ऐसे ये रूल रटाया जाता है ना कि भाई टाइम और प्लेस वाले वर्ड्स के साथ हम प्रेपोजिशन यूज नहीं करते। अब टाइम और प्लेस वाले वर्ड्स क्या, दीज वर्ड्स, इस तरह के अगर आपको वर्ड्स दिखते हैं, टुडे हो गया, टुमारो, यस्टरडे, द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे, या फिर कुछ ऐसा हो गया टुमारो मॉर्निंग, यस्टरडे मॉर्निंग, या फिर लास्ट नाइट, टू नाइट, है ना, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, ऐसा कुछ हो, या फिर आप देख सकते हो वर्ड्स एक्सप्रेसिंग प्लेस जैसे इनसाइड, आउटसाइड, मिनट, अब्रोड, है ना, वर्ड्स एक्सप्रेसिंग टाइम या फिर वर्ड्स एक्सप्रेसिंग प्लेस, इनके साथ प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते। ये रूल भी बना दिया है, लेकिन कंसेप्ट वही है। कैसे, सेंटेंसेस देखते हैं पहले, फिर आपको बताती हूँ कि कैसे इसके पीछे भी वही कंसेप्ट लग रहा है जो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया। अब जैसे सेंटेंस देखो, आई विल मीट यू ऑन टुमारो, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, ऑन टुमारो नहीं कहते, आप क्या कहते हो, आई विल मीट यू टुमारो। इन वर्ड्स के साथ आप प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हो। क्यों है ऐसा, आप समझो इसके पीछे का क्या लॉजिक है। देखो टुमारो क्या है, टुमारो है क्या, क्या पार्ट ऑफ स्पीच है टुमारो की, एडवर्ब ऑफ टाइम, राइट। एक एडवर्ब है टुमारो, टाइम बताने वाला एडवर्ब है, टुमारो मतलब आने वाला कल, है ना। तो अब देखो यहाँ पर आपने लगा दी प्रेपोजिशन, मैंने आपको क्या बताया कंसेप्ट में कि प्रेपोजिशन के बाद तो हमेशा क्या आते हैं, एग्जैक्टली प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट्स आते हैं, बिल्कुल ठीक है। और ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं, ये भी मैंने आपको बताया है, या तो कोई नाउन या फिर कोई प्रोनाउन होते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब आप देखो आपने ऑन प्रेपोजिशन लिखा, इसके बाद आपने लगाया टुमारो, क्या ये कोई नाउन और प्रोनाउन है, बिल्कुल नहीं, ये तो क्या है, एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो इसीलिए यहाँ पर आप इस ऑन को हटा दोगे, आप क्या कहोगे, सिंपली आई विल मीट यू टुमारो या आई विल मीट यू टुडे, राइट। एक और सेंटेंस देखिए नेक्स्ट, यही रूल ना आपको ऐसे भी मिलता है, कई बार ना आप देखोगे कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही आते हैं। बात तो वही है, अभी हमने कंसेप्ट देख लिया, वही मैंने बताया, रूल्स चाहे आप उसमें से कितने भी निकाल लो, है आप प्रेपोजिशन के बाद क्यों हमेशा नाउन या प्रोनाउन नहीं आते हैं, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद आते हैं ऑब्जेक्ट्स, और ऑब्जेक्ट होते ही नाउन या प्रोनाउन है ना। तो वही है कंसेप्ट, वही है, बस रूल्स बना दिया अलग अलग। अब देखो इस सेंटेंस में, प्लीज वेट फॉर अ मिनट, फॉर अ मिनट नहीं कहते हो, आप कहते हो प्लीज वेट अ मिनट, राइट। अगेन मिनट क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम, तो प्रेपोजिशन के बाद आप एडवर्ब कैसे लगा दोगे, तो ये गलत है, आप यहाँ पर फोर को नहीं लगाओगे, आप सिंपली कहते हो प्लीज वेट अ मिनट, प्लीज वेट अ सेकेंड, राइट। नेक्स्ट देखो, द पीएम हैज गॉन टू अब्रोड, अब्रोड भी क्या है, एडवर्ब होता है, ठीक है, अब्रोड भी एक एडवर्ब है,
तो यहाँ पर आप preposition के बाद to एक preposition है, preposition के बाद adverb कैसे लगा दोगे, या तो कोई noun pronoun लगाओ या फिर आप इस preposition को हटा ही दो, इसकी नीड ही नहीं है। आप सिंपली कहो the PM has gone abroad, right? सिंपली आप कहोगे the PM has gone abroad। अगर आप ऐसे कहो ना the PM has gone to USA, भाई अपने दोस्त से मिलने गए हैं डोनाल्ड ट्रम्प से, the PM has gone to USA, तो अब यहाँ पर to USA बिल्कुल ठीक है। अब आप कहोगे अब कैसे ठीक है, देखो abroad एक एडवर्ब है लेकिन USA क्या है, USA तो एक नाउन है, प्रॉपर नाउन है, नेम ऑफ अ कंट्री है और प्रेपोजिशन के बाद नाउन आते हैं, तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, राइट। नेक्स्ट देखो, दे अराइव्ड हियर ऑन लास्ट नाइट। लास्ट नाइट भी क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है ना, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट डे, इनके साथ भी आप प्रेपोजिशन नहीं लगाते हो, सिंपली कहोगे दे अराइव्ड हियर लास्ट नाइट। आप चाहे तो ये रूल याद रख लो, चाहे कंसेप्ट को याद रख लो, है ना, कंसेप्ट आ गया तो आपके सामने जो कैसा भी सेंटेंस एग्जाम में आए, आपको बस यही चीज चेक करनी है कि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है या फिर कोई और पार्ट ऑफ स्पीच आ रही है ना, आना क्या चाहिए, सिर्फ कोई नाउन या फिर प्रोनाउन। नेक्स्ट एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट रूल इज डू नॉट यूज अ सिंगल प्रेपोजिशन फॉर टू ऑब्जेक्ट्स। इसका क्या मतलब है, मतलब अगर आपके सेंटेंस में आप दो चीजों के साथ अगर प्रेपोजिशन लगा रहे हो तो दोनों के साथ आप अलग अलग प्रेपोजिशंस लगाओ, एक ही प्रेपोजिशन से काम नहीं चलेगा। कैसे, जैसे एक सेंटेंस है A frog can live on land and water as well। आपने देखो यहाँ एक preposition लगा दी on, right? On land and water, इसका मतलब तो क्या हो गया कि आप ये कहना चाह रहे हो on land and on water। आपने यहाँ on लगाया नहीं लेकिन इसका यही मतलब है, अगर एक ही सिंगल preposition आप यूज कर रहे हो तो मतलब land के लिए भी आप on का यूज कर रहे हो और water के लिए भी आप on का ही यूज कर रहे हो। लेकिन ऐसा होता है कि frog जो है लैंड पर भी रह सकता है और पानी पर भी, पानी पर रह सकता है या पानी में रह सकता है, पानी में रह सकता है ना, तो वाटर के लिए आप ऑन नहीं लगाओगे, वाटर के लिए तो आपको कहना था इन वाटर, है ना, तो आप क्या कहोगे, अ फ्रॉग कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर एज वेल। मतलब दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए आपको अलग अलग प्रेपोजिशन यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑन जो है वाटर के लिए यूज नहीं हो सकता, पानी पर नहीं रह सकता, पानी में रह सकता है, इसलिए अलग प्रेपोजिशन वाटर के लिए यूज करना पड़ेगा इन, राइट। एक और सेंटेंस है देखिए, दे आर टॉकिंग एंड लाफिंग एट अस। यहां पर भी देखो आपने एक ही प्रेपोजिशन यूज की एट, राइट। इसका क्या मतलब होगा, अगर आपने एक ही एट यूज किया तो आप ये कहना चाह रहे हो टॉकिंग एट अस और लाफिंग एट अस, मतलब दोनों के आप एट लगा रहे हो, टॉकिंग के लिए भी और लाफिंग के साथ भी। लाफ एट तो होता है, ठीक है, लाफ एट समवन होता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन टॉक एट होता है क्या, नो, टॉक टू आप कह सकते हो, है ना, टॉक टू क्या हो, या फिर आप कहो टॉक अबाउट, राइट, या तो आप कहते हो टॉक टू या टॉक अबाउट। टॉक टू तो कब यूज करते हो, जब आप किसी से बात कर रहे हो, जैसे आई लाइक टॉकिंग टू यू, मुझे तुमसे बात करना पसंद है। टॉक अबाउट कहते हो जब आप किसी के बारे में बात कर रहे हो, है ना, जैसे आई लाइक टॉकिंग अबाउट हिम और हर, राइट, तो उसके बारे में, है ना, उसके बारे में बात करना टॉक अबाउट, किसी से बात करना टॉक टू, लेकिन टॉक एट नहीं होता, राइट। अब आप यहाँ क्या कहना चाह रहे हो कि वो हमारे बारे में बात कर रहे हैं और हम पर हंस रहे हैं, तो हमारे बारे में कर रहे हैं तो आप क्या कहोगे यहाँ पर, दे आर टॉकिंग अबाउट एंड लाफिंग एट अस, राइट। अब ये सेंटेंस ठीक है कि दे आर टॉकिंग अबाउट अस, हमारे बारे में बात कर रहे हैं, एंड लाफिंग एट अस, और हम पर हंस रहे हैं, राइट। टॉकिंग के साथ अबाउट आएगी, लाफिंग के साथ एट आएगी, दोनों के लिए आप एट यूज नहीं कर सकते। तो यही ये रूल है कि डू नॉट यूज अ सिंगल प्रपोजिशन फॉर टू ऑब्जेक्ट्स, राइट। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल येट, डू सब्सक्राइब इट। I will meet you all in the next video. Till then, keep learning, keep sharing.